वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नीट टू एमबीएस प्लेटफॉर्म पर। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन कक्षा 11वीं का अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, तो पुष्पी पादपों की आकारिकी हम अच्छा वेटेज है इसका भी। 2+ क्वेश्चन तो आते ही है इससे, 2 से 3। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपन। अब अपन इसको देखें तो 5.1 मूल से जो है 1998 से लेकर अभी तक 6 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए? 6 क्वेश्चन आए हैं। और 2014 के बाद से ओनली 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तना से देखें तो 1998 से लेकर अभी तक 9 क्वेश्चन आए हैं। और 2016 या फिर 2014 के बाद से ओनली 6 क्वेश्चन आए हैं। पत्ती से देखें तो 4 क्वेश्चन आए हैं 1998 से लेकर अभी तक। और 2016 से लेके 14 से लेके अभी तक देखें तो 1 क्वेश्चन आया है ओनली। ठीक है, अगला अपना पुष्पक्रम आता है। पुष्पक्रम से देखें तो 1998 से लेकर अभी तक 7 क्वेश्चन आए हैं। और 2014 से लेकर अभी तक देखें तो 2 क्वेश्चन आए हैं। अगला आता अपना पुष्प से देखें तो 34 क्वेश्चन आए हैं 1998 से लेकर अभी तक। और 2014 से लेकर अभी तक देखें तो 17 क्वेश्चन आए हैं। फल से देखें तो 24 क्वेश्चन आए हैं 1998 से लेकर अभी तक। और 2014 से लेकर अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बीज से देखें तो 14 क्वेश्चन आए हैं 1998 से लेकर अभी तक। और अभी देखें तो इससे 5 क्वेश्चन आए हैं 2014 के बाद से देखें तो। ठीक है, अगला अपन देखते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों कुछ प्रारूपी पुष्पीय पादपों का अर्थ तकनीकी विवरण। इससे ओनली 1 क्वेश्चन आया है और वो भी शायद 1998 में आया है। ओनली 1 क्वेश्चन। 2014 के बाद से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सोलेनेसी से देखें तो 20 क्वेश्चन आए हैं 1998 से लेकर अभी तक। और 4 क्वेश्चन आए हैं अभी 2014 से लेकर अभी तक। तो ये तो अपना था यहाँ पे 1998 से लेकर अभी तक। और ये था 2014 से लेकर अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो उस हिसाब से इस टॉपिक पे ध्यान देते चलिएगा। मैं लाइन बाय लाइन आपको PYQ हाईलाइट करवाते चलूँगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखते चलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पुष्पीय पादपों के आकारिकी अच्छे से। अब इसमें इस जो भूमिका है इससे तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं करूँगा और मैं पढ़ते चलूँगा। ठीक है, यद्यपि एंजियोस्पर्मी की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों के मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति का इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीव के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, छड़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अगला, यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़े तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना, पत्तियां उसमें होती है, उसमें फूल तथा फल भी लगे होते हैं। पुष्पीय पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र होता है। देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, भूमिगत भाग को क्या कहते हैं? मूल तंत्र कहते हैं। और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र कहते हैं। चित्र 5.1 में अपन देखेंगे। ठीक है, अगला अपना आता है मूल। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मूल में अपन देखेंगे दोस्तों, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं।
प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखा मिलकर मूसलत मूलतंत्र बनाती है। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। चित्र 5.A में देखेंगे, एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें अब देखो यहाँ से थोड़ा हाईलाइट करना, ये मूल तने के आधार से निकलती है तथा इन्हें जकड़ा मूल कहते हैं। ठीक है, 2020 में पूछा गया है आज 2020 में PY। ठीक है, ध्यान रखना। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। गेहूं का पौधा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी PYQ लगा लेना है इसको भी। गेहूं का पौधा है। 5.2 देखना बा, कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। 5.2 सा वाला चित्र देखना है। मूल तंत्र प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी से जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना। अब देखो अपस्थानिक वाला जो ये है, इससे 2018 में क्वेश्चन आया है PYQ। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगला अपना 5.1.1 मूल क्षेत्र। ठीक है, मूल का शीर्ष क्षेत्र, मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। चित्र 5.3 में देखना, यहाँ कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्र से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। ठीक है, ये यहाँ तक हुआ है, ये अपना देख लेना। इसको देखो प्राथमिक मूल कहते हैं अपन, ध्यान रखना यहाँ पे ये द्वितीयक मूल है। ठीक है, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मूल तंत्र, ये क्या हुआ, मूल तंत्र हुआ इतना। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपनी ये निकल रही है हो गई द्वितीयक मूल और ये गई प्राथमिक मूल। ठीक है, कलिकाएं यहाँ पर ये आप देख ही लेना सारा है ना जो भी है इसमें। अगला अपन देखते हैं मूसला मूल, तो ये होती है मूसला मूल और ये होती है तंतुक मूल। ठीक है, ये तंतुक मूल और ये अपस्थानिक मूल। ठीक है, तो आगे हम इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो को लंबाई में बढ़ती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। यह मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। 5.2 तना। ऐसे कौन से अभिलक्षण है जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तो तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। ये अंकुरित बीज के भ्रूण के प्राकुर के से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरिया होती है। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं। ये गांठ अंतस्थ अथवा कक्षी हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वहाँ प्राय हरा होता है और बाद में वहाँ काष्ठी तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना। यहाँ पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के भी कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं 5.3 पत्ती।
पत्ती की बात करते हैं अपन। पत्ती पार्श्वी चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है, यहाँ गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां टरों के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती है। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती है। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णव्रत, स्तरिका। पॉइंट 4 आज चित्र देखना है। ठीक है, पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णधार फूल जाता है। ऐसे पर्णधार को पर्णवृंतल्प पाल्वाइन्स कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत इस तरीका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिलती रहे। इस तरीका पत्ती का हरा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं तथा सिरिकाएं होती है। इसके बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण में के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में इस तरीका की आकृति, इसके सिरे, चोटी तथा कटाव में भिन्नता होती है। अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक पीवाईक्यू क्यों हाईलाइट क्यों नहीं किए इनमें। पीवाईक्यू देखो यहाँ से नहीं आए हैं, अब वहाँ पे देख लीजिएगा। 1998 से पहले जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे इस चैप्टर, इस टॉपिक के, और बाहर से भी पूछे जाते थे कुछ। ठीक है, इसलिए यहाँ से जहाँ जहाँ पीवाईक्यू आएगा, आगे बहुत पीवाईक्यू आएंगे, मैं हाईलाइट करूँगा। ऐसा मत सोचना कि पीवाईक्यू नहीं आया तो बोरिंग सा लग रहा होगा। रीडिंग करते चलो बस अभी ना। 5.3.1 सिरा विन्यास। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्त्रिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.1 में देखना, यहाँ प्राय है द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएं समानांतर होती है उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। 5.7 में देखना, यहाँ प्राय एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। ठीक है, अगला पत्ती के प्रकार, ध्यान से पढ़ना है इसको। पत्ती के प्रकार, जब पत्ती किसी स्तरी का अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वहां सरल पत्ती कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य सिरे तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो इसे ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। संयुक्त पत्तियां 2 प्रकार की होती है। 5.5 चित्र में, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष एक्सिस जो मध्यसिरा के रूप में होती है पर स्थित होती है। इसका उदाहरण नीम है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरण था सिल्क, कॉटन, वृक्ष। ठीक है, 5.3.3 पर्णविन्यास। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। यह प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। चित्र 5.6 में देखना, एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर
एकांतर रूप में लगी रहती है। अब यहाँ से PYQ स्टार्ट हो गए अपने। पर्ण विन्यास, ठीक है, 2013 में से क्वेश्चन आया था PYQ, ठीक है, लगा लेना इसको। आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखना इनको चित्र, ये देख लेना पहले। नीम स्लिक कटर। अगला उदाहरण हम देखेंगे तो गुड़हल सरसों सूर्यमुखी, ठीक है, गुड़हल सरसों सूर्यमुखी 2013, ठीक है। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है, ठीक है, एक जोड़ी पत्ती निकलती है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहीं से PYQ बहुत स्टार्ट हो गए। एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है केलोट्रोपिस आंख, ठीक है, उसका क्या है, केलोट्रोपिक आंख, ठीक है। अगला अपन देते 2011, क्या 2011 PYQ 2011, ठीक है। और अमरूद, ठीक है, यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है तो उसे चक्रादार पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे एल्सटोनिया डेविल ट्री, ठीक है, एल्सटोनिया डेविल ट्री। ये यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट करना, ठीक है। 2011 में PYQ आया है, 2011, ठीक है। अब यहाँ से PYQ आएंगे भर भर के, अच्छे से देखना। पुष्पक्रम, यहाँ से स्टार्ट होंगे PYQ बहुत ज़्यादा, पुष्पक्रम और पुष्प से, ठीक है। अगला, फूल एक रूपांतरित प्ररोह है जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्प मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती है, अक्षी दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्प की उपांग निकलते हैं जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ऐसे लगाना अपने को, ठीक है। दो हजार पुष्पक्रम को, ठीक है, 2023। पत्तियों की बजाय पुष्प उपांग निकलते हैं जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तब यह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है, अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को 2 प्रकार असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में बांटा गया है। देखो, असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम प्रमुख असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती है। क्या होती है? सतह वृद्धि होती है, ठीक है। 2013 में पूछा गया है, ठीक है, होती है। और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अगला आता है अपना ससीमाक्षी पुष्पक्रम में ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसे चित्र 5.8 में दिखाया गया है, ठीक है। यह आया अपना 2012। 2013 2 बार पूछा गया है इसको, ठीक है। ये अपना हो गया पुष्पक्रम। अगला अपना आ गया पुष्प 5.5 पुष्प। ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन है, अब इसमें अपन देखते चलिएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, बढ़िया बढ़िया,
ठीक है। पुष्प, एंजियोस्पर्म में पुष्प, फूल, पुष्प 5.5 पुष्प है। एंजियोस्पर्म में पुष्प, फूल एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। यहाँ एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पवृंत, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। ये हैं कैलिक्स, केरोला, पुष्पंग, पुमंग तथा जायांग। क्या? कैलिक्स और कोरोला, पुमंग तथा जायांग। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। इसको थोड़ा हाईलाइट करना है, एक PYQ में पूछा गया था। ठीक है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें परिदल पुंज, पेरियंत कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। समिति में फूल त्रिज्यामिति, नियमित अथवा एक विन्यास समिति, द्विपार्श्व हो सकते हैं। यहाँ से PYQ आया है, हाईलाइट कर लेना PYQ। ये PYQ 2013 में PYQ पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेना PYQ के रूप में। ठीक है, त्रिज्यामिति। अगला ठीक है, - 2022। ठीक है, PYQ। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। द्विपार्श्व हो सकते हैं जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिसमिति कहते हैं। कितने? देखो, समिति, फूल, त्रिज्यामिति, नियमित अथवा एक व्यासमिति, द्विपार्श्विक हो सकते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिसमिति कहते हैं। अब यहाँ पे द्विसमिति मत कहते हैं, इसको त्रिसमिति कहते हैं। ठीक है, यही तो कंफ्यूजन क्या, दो बराबर भागों में विभक्त करते हैं तो द्विसमिति कह दिया, यहाँ पे त्रिसमिति आएगा। ठीक है, कहते हैं इसके उदाहरण हैं सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास समिति कहते हैं। कौन सी? एक व्यास समिति कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। ठीक है, 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मटर दिया गया था एक ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ से और पूछा गया तो शायद गुलमोहर दे दे, सेम दे दे, केसिया दे दे, या तीन दे दे, दूसरा दे दे, कि कौन एक समिति, मतलब एक व्यास समिति नहीं है। तो यहाँ पे मटर, गुलमोहर, सेम, इधर से मिर्च दे दिया तो फिर कौन सा होगा? मिर्च नहीं है ना। त्रिसमिति कौन सी नहीं है? तो उधर से दे दिया धतूरा, मिर्च, फिर मटर, गुलमोहर दे दिया तो उसमें बोलना पड़ेगा मटर, गुलमोहर नहीं है। ठीक है, अगला, जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त ना हो सके तो उसे असमिति अथवा अनियमित कहते हैं। जैसे कि केना है ना, एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है। क्या हो सकता है? यदि उसमें उसके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है।
जिसे पुष्प के सहपत्र होते हैं जिस पुष्प के सहपत्र होते हैं, पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती है, उन्हें सहपत्री कहते हैं। और जिसमें सहपत्र नहीं होते हैं उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। ठीक है, अगला आता अपना पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांग, हाइपोगाइनस, परिजायांग, परिगाइनस तथा अधिजयांता, एपिगाइनस। चित्र 5.9 में देखना अधोजायांगता। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि PYQ यहाँ से आए हैं। ठीक है, यहाँ से 2013, यहाँ से 2015। ठीक है, क्या है? अधोजायांग, हाइपोगाइनस, परिजायांगता, पेरिगाइनस तथा अधिजायांगता, एपिगाइनस। और अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूल में अंडाशय ऊर्ध्ववृत्ति होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुलहड़ तथा बैगन है। ठीक है, परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। ठीक है, तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवृत्ति है। ठीक है, इसके समान उदाहरण है पद्म, गुलाब, आंडू। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे के ऊपर की ओर वृद्धि होती है। ठीक है, पर पुष्पासन के किनारे पर ऊपर की ओर वृद्धि होती है तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेरे लेते हैं और इसे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवृत्ति होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी के अरेपुष्पक, अमृत तथा घिया। ठीक है, अब देखना 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आती 2020, इसके ऊपर आते 2020। मतलब ये 2020 में 3 क्वेश्चन आ गए यहीं से। नहीं, क्या हुआ, ऑप्शन जो दिए गए हैं क्वेश्चन में वो यहाँ से दिए गए। 2020 में यहाँ से ऑप्शन लिया था उन्होंने, वो मैंने उस तरह से हाईलाइट किया। ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन पूछ लिए 2020 में इसी जगह से, नहीं। ठीक है, पूछ भी लेते हैं भाई, क्या करें, एनडीए वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगला अपना आता है पुष्प के भाग 5.1 पुष्प के भाग। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। ठीक है, 5.1 कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, और इसकी इकाई को क्या कहते हैं? बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, अगला प्राय बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं। बाह्यदल कैसे होते हैं? हरी पत्तियों की तरह होते हैं। ठीक है, और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। क्या कली की अवस्था में क्या करते हैं? फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली
जुड़े हुए भाइदल अथवा पृथक भाइदली मुक्त भाइदल होते हैं। ठीक है, यहां से भी अभी नहीं, अब देखो PYQ आएंगे इसके बाद से। ठीक है, 5.5.1.2 कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये पराग के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली अथवा पृथक दली हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न होता है। जहाँ आकृति संबंध है वहाँ नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अगला यहां से देखना, हाईलाइट अपन करेंगे। पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ठीक है, क्या बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के पुष्पदल को पुष्प विन्यास कहते हैं। 2014 में यहाँ से PYQ आया है। ठीक है, कहते हैं इसमें एक और हाईलाइट कर दो, साथ में ही है। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्शी, व्यावर्ती, कोर छादी, वेक्जिलेरी होते हैं। 5.11 में देखिएगा चित्र। जब चक्र के भाइदल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं हो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे कोलोट्रापिस आदि। यदि किसी दल अथवा भाइदल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त हो तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसके उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास है। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण है टेरिसिया, गुलमोहर, मटर, सेम में 5 दल होते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा मानक 2 पार्श्वी को पंख और ये 2 सबसे छोटे अग्रदलों कुटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वेक्जिलेरी अथवा पेपिलियोनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपिलियोनेसिस कहते हैं। अगला आता अपना पुमंग। अरे सॉरी यहाँ पे हाईलाइट तो किया ही नहीं मैंने, हाईलाइट करना है। ठीक है, PYQ 2022-2016 इसी लाइन से 2 बार PYQ पूछ लिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। अगला 5.5.1.3 पुमंग। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? पुंकेसरों से मिलकर पुमंग बनता है। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नरजनन अंग हैं में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालिक होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनाइड कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दललग्न एपिपेटलस कहते हैं। जैसे
बैगन में यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे परिदल लग्न एपीफिलस कहते हैं, जैसे लीली। ठीक है, लीली, यहाँ से देखो लीली भाई से PYQ आया था एक बार, लीली जी से PYQ ले लेते हैं। फूल में पुंकेसर मुक्त बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल एक संधि जैसे गुड़हल में है, अथवा दो बंडल द्विसंधि जैसे का आगे आएगा जैसे, लेकिन यहाँ से कर देता हूँ 2021 2022 PYQ। ठीक है, जैसे आएगा मटर से। ठीक है, मटर से 2000 उसी में है, मटर में अथवा दो से अधिक बंडल बहुसंधि जिसे सिट्रस में हो सकते हैं। 2016 में पूछा गया है। ठीक है, पुमंग लिख लेना। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन था जिसमें दिया गया होगा, है ना। सिट्रस हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है जिसे सेल्विया तथा सरसों में ठीक है, सेल्विया तथा सरसों में जो भिन्नता होती है उस प्रकार का बताया गया है। अगला जयांग से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, देखना भाई। 5.5.1.4 जयांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। किसके? फूल के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूल हुआ होता है। ठीक है, फूला हुआ होता है। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है। ठीक है, जिसे एक लंबी नली होती है, जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। ठीक है, वर्तिकाग्र में प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आया अगर अपन मतलब इसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब उसे पृथक मुक्त हो जाता है, जैसे कि गुलाब और कमल में। इन्हें वियुक्तांडपी एक एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर, तब उन्हें युक्तांडपी सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। ठीक है, अंडाशय से फल बन जाते हैं। अब देखो 2014 में यहाँ से PYQ आया है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे बीजांडासन। ठीक है, बीजांडन्यास अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडन्यास पैलेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत स्तंभी, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभी प्रकार का होता है। ठीक है,
2016 में यहाँ से 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 2016, ठीक है। अगला, सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं, जो 2 कतारें बनाती है, जिसे मटर में, ठीक है क्या, जैसे कि मटर में जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभी कहते हैं। बीजांडन्यास को क्या कहते हैं? स्तंभी कहते हैं। ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभी कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण गुलड़ भित्ति, नींबू भित्ति, ठीक है। अगला भाग में अब देखो, यहाँ से इसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, पहले मैं पढ़ देता हूँ। बीजांडन्यास को स्तंभी कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू भित्ति। बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधि भाग में लगे रहते हैं, ठीक है। अब भित्ति, यहां से देखो 2019, ठीक है। स्तंभी देखो 2015, ठीक है। अगला यहां देखो 2023, देखो इसी लाइन से 2019 में, 2015 में, 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से देख लेना, है ना। इतनी सी लाइन से 3 बार क्वेश्चन बन गए भाई, लग रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठ होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठ में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण हैं क्रूसीफर, सरसों तथा आर्जेमोन है, ठीक है। अब देखो क्रूसीफर, सरसों, इससे 2019 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होता है और यहां पुटी नहीं होते हैं, जैसे कि डायंथस तथा प्रिमरोज, तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभी कहते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी गेंदा है। इसके उदाहरण क्या? सूरजमुखी गेंदा है। अब देखो यहाँ पे PYQ लगाना, ठीक है। मुक्त स्तंभी हो गया 2019 इसका, और ये मुक्त स्तंभी होता है इसमें, ठीक है। 2019, ठीक है। 2019 अब बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन तो ये 2019 में आ गए, नहीं। ऑप्शन बने, क्वेश्चन 1 2 है उनके ऑप्शन बने हैं, ठीक है। 2019 में इतनी जगह से, तो इसी जगह से उठा के उन्होंने यहीं के यहीं पटक दिया, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगला इतना आता है फल। 5.6 फल पुष्प के पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यहाँ एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे अभिनिषेकी पार्थेनोकर्निक फल कहते हैं। प्राय फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है, तब फल भित्ति मोटी तथा
गूदेदार होती है, तब तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतरी और अंतः फल भित्ति होती है। ठीक है, अगला अपनाता है आम तथा नारियल के फल। आम तथा नारियल के फल के प्रकार को आष्ठिल ड्रुप कहते हैं। क्या? आम तथा नारियल के फल के प्रकार को आष्ठिल ड्रुप कहते हैं। 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये फल एकांडापी उर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है और इसमें एक बीज होता है। आम के फल भित्ति बाह्य फल भित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति से सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होती है। ठीक है, अब देखो ये नारियल भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैं थोड़ा सा नारियल पे लिख रहा हूँ, कुछ ध्यान देना। ठीक है, खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति। खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति, ठीक है, क्या कहलाती है? भ्रूणपोष। ठीक है, 2012-2017। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला 5.7 बीज। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्राय एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना मटर बीजपत्र होते हैं। ठीक है, अब आगे अपन देखेंगे। इसमें थोड़ा इरेजर कर देता हूं। ठीक है, 5.7.1 द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की 2 सतह होती है, बाहरी और बीज चोल, और भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बीज एक, अब देखो थोड़ा सा भीतरी सतह लगा देता हूं, यहां से PYQ आया। टेगमेन कहते हैं। बीज एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। इसे नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज नाभिका के ऊपर छिद्र होता है। ठीक है, प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। ठीक है, 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देख सकते हैं, भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। ठीक है, बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया है PYQ। ठीक है, परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, अगला चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में यहाँ गूदेदार होता है, भ्रूणपोषी है। ठीक है, अगला 5.7.2 एक बीजपत्री बीज की संरचना। ठीक है, अब देखते हैं इसको।
एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण आर्किड, अनाज के बीजों जैसे मक्का। मक्का वाला हाईलाइट करना, जैसे मक्का 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, मक्का से 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगला देखते हैं झिल्लीदार तथा फल। झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संकलित होता है, भ्रूण पोषण स्थूल होता है और भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, भ्रूणपोष करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति, भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग हो जाती है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। ठीक है, एल्यूरोन सतह कहते हैं। अगला आता अपना आकार में, भ्रूण आकार में छोटा होता है, भ्रूण आकार में छोटा होता है और यहाँ भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। क्या होता है? एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा डालाकार बीजपत्र होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, अगला स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है, जिसे प्रांकुर तथा मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं, जिसे क्रमशः प्राकुरचोल तथा मूलाकुरचोल कहते हैं। ठीक है, अब 2015 2016 यहाँ पे लगाना, 2015 2016 2014। ठीक है, देखो दोस्तों PYQ कब आए यहाँ से, 2015 2016। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसी लाइन से देखो PYQ बन गए, 2 PYQ इसी जगह से बन गए, स्कूटेलम से। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, ये अपना स्कूटेलम यहाँ से बने हैं PYQ। ठीक है, अगला 5.1 एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। देखो, इससे 1998 में एक क्वेश्चन आया था ओनली। कब आया था? 1998 में इससे एक क्वेश्चन आया था। तब से अभी तक इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए। एक सूत्र दिया गया है उसमें, उससे जरूर क्वेश्चंस आते हैं, पुष्पी सूत्र से बाकी क्वेश्चन नहीं आते। तो अपन इसको रीडिंग कर लेंगे बस एक बार। और हाँ, कौन सा पुष्पी पादप का वर्णन हुआ था, इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। और कब पूछा गया था? 1998 में पूछा गया था। ठीक है, पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णित संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधों के वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल तना तथा पत्तियां और उसके बाद पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। पौधे के भिन्न भागों के वर्ण के बाद पुष्प भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। अब पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को BR से, कैल्किस को K से, कोरोला को C से, परिदल पुंज को P से, पुमंग को A से, जयांग को G से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G और अधोवर्ती अंडाशय को G से लिखते हैं। नर फूल के लिए, मादा के लिए तथा द्विलिंगी के लिए चिन्ह से इंगित करते हैं। त्रिज्यीय समिति को तथा एक व्यास समिति को इंगित करते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट के से बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र के फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम और उनके संबंध चित्र 5.16 के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डार्ट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैल्किस, कोरोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार चक्कर में दिखाए जाते हैं।
केल्किस सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर की ओर है। यहाँ सासंजन तथा आसंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीचों को इंगित करता है। सरसों के पौधे कुटुंब ब्रेसी केसी के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र दिखाए गए हैं। ठीक है, ये पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र देख लेना। अगला आता है 5.9 सोलेनेसी, इससे जरूर PYQ आए हैं। ठीक है, यह एक बड़ा कुल है, प्राय इसे आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। ठीक है, अगला पुंकेसर अंडा पुष्पी चित्र। ठीक है, पुष्प की अंधेरी काट, यहाँ से देखना, इससे थोड़ा क्वेश्चन आए हैं। ये IMP है, PYQ पूछे गए पीछे के इससे ही। ठीक है, पुष्पी सूत्र से। काई का विलक्षण, इसके पौधे प्राय साकी झाड़ियों तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना साकी कभी कभी काष्ठी, वायवी, सीधा, सिलिंडराकार, साकी ठोस अथवा खोखला, रोमयुक्त अथवा अरोमिल, भूमिगत जैसे आलू, सोलेनम, ट्यूबीरोसम, पत्तियां एकांतर, सरल कर्मी, संयुक्त पिच्छाकार, अनुपर्णी, जाली का विन्यास। ठीक है, अगला पुष्प अभिलक्षण, पुष्पक्रम एकल, कक्षीय, ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में। ठीक है, फूल उभयलिंगी, त्रिसम्मिति, केल्किसा, 5 बाह्यदल, संयुक्त दीर्घ स्थायी, कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास, कोरोला 5 दल संयुक्त कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास, पुमांग 5 पुंकेसर दलग्न, जायांग द्विअंडापी, युक्त अंडापी, तिरछी अंडाशय, उर्ध्वावर्ती, द्विकोष्ठी, बीजांडासन, फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड, फल संपुट अथवा सरस, बीज भ्रूणपोषी अनेक। पुष्प सूत्र देखिएगा इसका। ठीक है, ये यहाँ लिखा रहा है। आर्थिक महत्व, इस कुल में अधिकांशतः सदस्य भोजन, टमाटर, बैगन, आलू, मसाले, मिर्च, औषधि और बेलाडोना, अश्वगंधा, धूमक, तंबाकू, सजावटी पौधे, पिटूनिया के स्रोत हैं। ठीक है, अगला सारांश अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, यद्यपि हम समस्त पादप जगत पर दृष्टि डालते हुए पुष्पी पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ठीक है, यह आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवनकाल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसमें मूल तथा प्ररोह तंत्र भली भांति विकसित होते हैं। इसमें मूल तंत्र मुसला अथवा जकड़ा मूल पाई जाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मुसला जबकि एक बीजपत्री पादपों में जकड़ा मूल होती है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण तथा यांत्रिकी सहारे तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती है। प्ररोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फूलों में बटा रहता है। तने की आकारिकी अभिलक्षण से गांठों तथा पोरिया की उपस्थिति, बहुकोशिक रोम तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तना तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, पत्ती तने की पार्श्वी ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जाती रूप से विकसित हो जाती है। यह रंग में हरी हो जाती है ताकि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया उत्पन्न हो सके। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की स्तरिका के कटाव में सुस्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती है। अगला, पुष्प एक प्रकार के प्ररोह का रूपांतरित रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। पुष्प भिन्न प्रकार के पुष्पक्रम में विन्यस्त रहते हैं। यह संरचना, ज्यामिति, अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति,
दलों, बाह्य दलों, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में विविधता प्रदर्शित करता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप के होते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। इसका वर्णन कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण से चित्रों सहित किया जा सकता है। अतः एक पुष्पीय पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण संक्षिप्त रूप से पुष्पीय चित्रों, पुष्पीय अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो ये हमारा आज ये वाला चैप्टर पूरा हुआ। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप जो इतने टाइम तक यहाँ पर बने रहे। मैंने PYQ हाईलाइट करवा दिए हैं, बता भी दिया कि यहाँ से ही PYQ आएगा। अब अगले चैप्टर अपन वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू बनी रहिएगा। मैंने IMP चैप्टर फिजिक्स के भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो देख लेना। NCERT कैसे पढ़ना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। आप लाइन बाय लाइन यहाँ से NCERT हाईलाइट करते चलिएगा। देखो 1 घंटा में अगर आपका एक चैप्टर पूरा हो रहा है, अब अगर इस वीडियो को आपने 4 बार देख लिया, यानी कि 4 घंटे देख लिया, तो अपने NCERT को 4 बार पढ़ लिया। और देखो हम NCERT को PYQ हाईलाइट भी कर रहे हैं साथ साथ में और पढ़ रहे हैं। तो मतलब देखो हम कि कितने अच्छे से कितनी जल्दी चैप्टर पूरा हो पा रहा है। तो आपका ऐसे ही मैं चैप्टर पूरा करवाऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है लास्ट तक बने रहने के लिए, और आप ऐसे बने रहिएगा, ठीक है। मैं भी मेरे से जो भी होगा मेरा 100% देता रहूँगा। ओके, मोस्ट वेलकम।